स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबरों का यह सिलसिला। बात होगी चार बड़ी खबरों की, विस्तार से करेंगे चार बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी समान कानून की। दरअसल राज्यसभा में बिल पेश किया गया है, एक देश एक कानून की बात की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर हम बात करेंगे गुजरात की गद्दी की। गुजरात में भूपेंद्र पटेल एक बार फिर गुजरात की कमान संभालने जा रहे हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर अब बात होगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल की कमान किसके हाथ में रहेगी, इस पर चल रहा है मंथन कि हिमाचल का ताज किसको पहनाया जाएगा। इसको लेकर एक बैठक भी रखी गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि हिमाचल की कमान किसे सौंपी जाए। कांग्रेस ने यहां बहुमत हासिल किया है। और चौथी बड़ी खबर बात होगी किसानों की। एक बार फिर किसान सड़क पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि वादा खिलाफी की गई है। तो चलिए करेंगे शुरुआत बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर की। बात होगी यूसीसी की। संसद में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया और प्रस्तावित विधेयक पर मतदान की मांग की। बिल का प्रस्ताव देते हुए ही राज्यसभा में विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। सभापति विपक्ष के बर्ताव को लेकर नाराज भी हुए। सभापति ने उठकर कहा कि सदस्यों के पास बिल पेश करने का अधिकार है। अगर इससे किसी भी सदस्य को परेशानी है तो उन्हें इस पर राय रखने का भी अधिकार है, लेकिन इस तरह से विरोध करने की जरूरत नहीं है। सांसदों को शांत कराने के बाद उन्होंने इस बिल पर राय देने को कहा। तमिलनाडु से एमडीएम के सांसद वाइको ने कहा कि यह सरकार देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद केरल के आईयूएमएल के सांसद अब्दुल वाहब ने कहा कि यह बिल देश के हित में नहीं है और उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की। सभी सांसदों की बात सुनकर इस बिल को पेश करने को लेकर वोटिंग की गई और बिल पेश कर दिया गया। इसके बाद डिवीजन स्लिप के माध्यम से भी वोटिंग की गई। वोटिंग में 63 वोट पक्ष में थे और 23 वोट विपक्ष में। इसके बाद मोशन एडॉप्ट कर लिया गया और आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा ने बिल पेश कर दिया। पेश कर दिया गया है। बीजेपी सांसद ने यूसीसी बिल पेश किया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ये बिल पेश किया गया। दरअसल जैसे ही इस बिल को पेश किया जा रहा था, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कड़ा विरोध इस बिल का किया गया, जिसके बाद इसको लेकर धनखड़ साहब ने कहा भी कि बिल पेश करना सदस्यों का अधिकार है और उस बिल के विरोध में बोलना, अपना मत रखना बाकी सदस्यों का अधिकार है, लेकिन इस तरह से विरोध करना, इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। जिसके बाद इस बिल के पक्ष में वोटिंग की बात कही जा रही थी कि इस बिल को लेकर वोटिंग कराई जाए, तो इसको लेकर वोटिंग कराई गई, जिसके पक्ष में, बिल के पक्ष में 63 वोट डाले गए और विपक्ष में 23 वोट डाले गए। इसके बाद इस बिल को बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने आखिरकार पेश किया। यूसीसी को लेकर लगातार बात चल रही है और इन चुनावों में भी यूसीसी को लेकर कई बार बातें उठी थी। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूसीसी को 2024 के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है।
तो विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच यूसीसी बिल पेश किया गया। लंबे समय से यूसीसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कल राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया है। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने इस बिल को पेश किया और इस दौरान विपक्ष का भारी हंगामा जारी रहा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। दीप्ति जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबी बहस चलती आई है हमारे देश में, और कहीं ना कहीं इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। इस बीच कल राज्यसभा में यूसीसी बिल को पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष ने काफी विरोध भी इसका किया। एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप समझाएं, क्योंकि आप एक एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं आप, एक बार हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि आखिर ये यूसीसी है क्या? क्या वाकई इससे डरने की जरूरत है लोगों को, जिस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही है? इसमें डरने जैसी क्या बात है? अगर डरने की बात होती तो फिर इसको सरकार इस तरीके से बिल बनाने की तो सोचती ही नहीं। डरने को तो उनको चाहिए जो नियम तोड़ना चाहते हैं। अभी यूनिफॉर्मिटी को लेकर ही बात हो रही थी कि जहाँ पे भी शिक्षण संस्थान है और लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने धर्म के हिसाब से कपड़ों को चेंज करते हैं या उस हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, उसको लेकर ही ये सारे चर्चा चला। और देखा था हम लोगों ने कि किस तरीके से केरला में और बेंगलोर वगैरह में लड़कियों ने बुर्का वगैरह डालना शुरू कर दिया था, जिससे कहीं ना कहीं स्कूल के जो शिक्षण संस्थानों के जो यूनिफॉर्मिटी बाहर से दिखनी चाहिए वो नहीं दिखता। तो इसको लेकर ऐसा लगा कि शायद अब तक इस पे कभी बात नहीं की गई थी और इस पे काफी ज्यादा विवाद भी चला। तो इसको कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि ये मुद्दा ऐसा है जिसको ध्यान देने की जरूरत है, और इस पे इन्होंने यूनिफॉर्म एक सिविल यूनिफॉर्म के लिए बिल लेकर आए। काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोगों को अपने अपने तरीके से धर्म के अकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं हमारा इसमें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम अपने हिसाब से, हमें स्वतंत्रता अपने हिसाब से जीने के, अपने पहनने की होनी चाहिए। ये जो हमारे विरोधी दल के रहे थे, इनका अपना एक मुद्दा का ये कारण था इस बहस का। लेकिन फिलहाल हम लोग शिक्षण संस्थानों को लेकर बात कर रहे थे, और यही सरकार का भी एक ध्यान देने वाली चीज थी कि भाई इसमें अगर हम लोगों ने ढीला छोड़ा तो धीरे धीरे हमारे यहाँ हर कोई अपने धर्म जाति के हिसाब से कपड़ों का चयन करने लगेंगे। और क्योंकि देखा था कुछ लड़कों ने भी कहा था कि हम भी भगवा कपड़े पहन कर आएंगे अगर सामने वाले अगर अपने तरीके से पहन कर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों में मिलावट हो रही थी, पढ़ाई से ज्यादा पॉलिटिक्स शुरू हो गया था। और यही वजह है कि सरकार को लगा कि इस पे बिल लाने की जरूरत है, और दोनों सदनों में बिल पेश किया गया। जी दीप्ति जी, यूसीसी आ जाने से क्या आपको लगता है राहें आसान हो जाएंगी, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये महज एक नया मुद्दा बनकर रह जाएगा और 2024 तक इसको खींचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें सिर्फ अभी परिधानों की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे, देखिए सिविल कोड का मतलब है कि शादी ब्याह तलाक और जो भी मतलब, और देखिए ये शादी ब्याह तलाक और इन तमाम चीजों को लेकर पहले भी बहस हो चुकी है। मतलब इसको हम लोग कास्ट और धर्म पे नहीं कर सकते, है ना? डिवीजन नहीं कर सकते, और सबके लिए समान नागरिक समान कानून का एक नियम लाया गया। और डर तो उनको लग रहा है जो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या है कि कानून की जो व्याख्या हुई है, सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड है, तो वो सब पे समान रूप से लागू करने के लिए ये यूसीसी लाया गया। और इससे मुझे लगता है कि इससे आसानी भी हो जाएगा बाकी लोगों के लिए भी, हम वकीलों के लिए भी, क्योंकि कभी तलाक के मामलों में मुस्लिम लॉ पढ़ना पड़ता है, कभी क्रिश्चियन लॉ पढ़ना पड़ता है, कभी स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ता है। तो कहीं अगर यूसीसी आ जाता है तो सारी चीजें थोड़ी सी सहज हो जाएंगी, और एक देश एक नागरिक एक कानून, इस तरीके की बातें सामने आती है इसके बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी इस पूरी बातचीत के लिए।
उधर गुजरात में 256 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। 12 दिसंबर को राज्य में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। प्रचंड बहुमत के बाद भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 10 दिसंबर को राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल दिल्ली के लिए रवाना हुए। भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नए मंत्रिमंडल के नामों को लेकर नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कमलम में नव निर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। बैठक में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया और वो दूसरी बार भी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी की ओर से कहा गया कि गुजरात के नवनिर्वाचित विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। और राजेश झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि दरअसल गुजरात में जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। 156 सीटों के साथ गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 27 साल तक बीजेपी काबिज रही है गुजरात में और इस बार फिर गुजरात को की जनता ने बीजेपी को ही अपनी बागडोर सौंपने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ राजेश झा साहब जुड़ रहे हैं जो कि अब भाजपा नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। झा साहब, बीजेपी को जो मैंडेट मिला है गुजरात में, मुझे लगता है उसकी शायद उम्मीद बीजेपी के नेताओं ने भी खुद भी नहीं की होगी कि 182 में से 156 सीटें हासिल होंगी। और अब देखिए भूपेंद्र पटेल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी देखिए, उसमें क्या है कि आपने बोला कि ये उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल उम्मीद थी हम लोगों को इस बार। क्योंकि गुजरात के जनता पिछले 27 साल से आशीर्वाद लगातार बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी से चलकर रूपानी साहब और पटेल मैडम और फिर भूपेंद्र भाई पटेल। तो इस तरह क्या है कि हम लोगों को जो समीकरण दिख रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि 150 के आसपास सीट जरूर आएगी। और जनता ने इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तो खैर कोई बात ही नहीं करनी की है। उन्होंने तो बस एक समीकरण खराब करने का कटुआ पार्टी के तौर पर वो गुजरात में गए थे और उनके नेता बोल रहे थे कि हम गुजरात में सरकार बनाएंगे। तो ऐसे मानसिकता के साथ जब वो गुजरात में गए और नहीं तो झा साहब, उनको इस मानसिकता का उन्हें लाभ तो मिल ही गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की राह पे तो पहुंच ही गई है। इस बार भी पुनः 27 साल के बाद भी हम लोग सरकार वहां पर बनाने में सफल होंगे। हाँ, तो आम आदमी पार्टी को इस लिहाज से तो फायदा मिल ही गया कि उसको लगभग 12% का वोट परसेंटेज मिला है, वोट शेयर मिला है। तो कम से कम वो राष्ट्रीय पार्टी तो बन ही गई है। सर, राष्ट्रीय पार्टी तो जरूर बन गई है, लेकिन उनके जो नेताओं पे आरोप लगता है, कल स्वाति मालीवाल के ऊपर जो आरोप लगा है कि महिला आयोग में वो अध्यक्ष होने के बावजूद 90 लोगों को वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को अपॉइंट कर रहे हैं। कोर्ट ने उनके ऊपर संज्ञान लेकर उनके ऊपर आरोप तय करने का काम किया है। उनके कई सारे मंत्री जेल में है, लगातार उनके वीडियो जारी होते हैं। ठीक है, पार्टी वोट जब राजनीतिक पार्टी में कभी भी कोई आकर राजनीति करता है तो उसके समीकरण के हिसाब से उनको वोट तो मिलता है, लेकिन जनता के बीच में वो क्या मैसेज देंगे? आज गुजरात के ऊपर पैर ठोक के बोलते हैं कि देखो हम 27 साल से वहां पर जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता को मेरे ऊपर विश्वास है।
लेकिन ये अपने विश्वसनीयता को खूब खोते जा रहे हैं। दिल्ली में अभी तो हिमाचल भी चले गए, तो हिमाचल में उन्होंने क्यों नहीं खाता खोला? तो हाँ। ऐसी स्थिति है कि अभी इनको सस्टेन करने के बाद पता चलेगा कि जनता कितना इनके ऊपर विश्वास रखती है। आज दिल्ली में भी 63 सीट लेने वाली पार्टी और निगम के चुनाव में आ रही है, वहां पर 50-50 बीजेपी और कांग्रेस। 15 साल हम सरकार में रहने के बाद भी हम 104 सीट लेके आए हैं। हाँ, तो ये है विश्वसनीयता। हाँ, बिल्कुल। और यही विश्वसनीयता गुजरात की जनता ने भी दिखाई है। विश्वास करके एक बार फिर भूपेंद्र पटेल सरकार को मौका दिया गया है। सभी जनता को, जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और जिन्होंने दिया उनके लिए काम तो जरूर करेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया उनके पहले काम करेंगे। और जो भी मुद्दे रह गए हैं उन सभी के ऊपर इस बार मजबूती से काम कर गुजरात मॉडल को पूरे दुनिया के लिए और आगे लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी नेता राजेश झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि लगभग 150 सीटों का अनुमान था, लेकिन 156 सीटें जनता ने बीजेपी को दी इस बार के गुजरात चुनाव में। और अब दूसरी बार भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं 12 तारीख को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। बात होगी हिमाचल प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। शिमला में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक राय नहीं हो पाने की वजह से पार्टी हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी गई है। विधायक दल की बैठक में सीएम तय किया जाएगा। अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान लेगी। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक में आलाकमान को मुख्यमंत्री चुनने के लिए अधिकृत किया गया। अब आज शाम 5 बजे एक बार फिर शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है और अगले 2 दिनों में शपथ ग्रहण भी कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री की दौड़ में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और 13वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सबसे आगे है। विधायक दल की बैठक में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने पर सोमवार दिसंबर 12 तक शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी शिमला के रिज मैदान में होना प्रस्तावित है। अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर लगभग सभी तैयारियां पूरी हैं। केवल मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने 40 सीटें लाकर हिमाचल में अब सरकार बनाने का बीड़ा उठाया है। अब मंथन चल रहा है कि आखिर हिमाचल की बागडोर किसके हाथ में दी जाए, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता सौंपी जाए। देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज रहा है कि जनता एक बार बीजेपी को और एक बार कांग्रेस को मौका देती है, और यही इस बार भी हुआ। इस बार भी कांग्रेस को जनता सत्ता में लेकर आई है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की सरकार रही थी और इस बार अब जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है। अब सीएम का फेस कौन होगा, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस बात का फैसला आलाकमान को करना है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में इस चीज पर निष्कर्ष नहीं निकल पाया था कि सीएम किसको बनाया जाए, विधायक दल का नेता किसको बनाया जाए। इस पर निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे विधायक, जिसके बाद आलाकमान के पाले में गेंद डाल दी गई है। अब इंतजार है, आज शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है बैठक का, जिस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर से पर्दा उठ जाएगा। कौन हिमाचल का नया सीएम होगा, इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद सोमवार यानी कि 12 दिसंबर को शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। 1 साल से भी ज्यादा समय तक 3 कृषि कानून रद्द करवाने के लिए आंदोलन करने वाले किसान अब सरकार की बेरुखी से गुस्से में हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन स्थगित करवाते समय जो वादे किए
वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर के साथ ही विभिन्न टोल नाकों पर धरने पर बैठे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान बहादुरगढ़ में जुटने शुरू हो चुके हैं। कुछ किसान सीधा टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से ये आंदोलन विकराल रूप लेने के लिए तैयार हो रहा है। अजीत मेरे सहयोगी इस खबर पर सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, किसान आंदोलन एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है सरकार पर वादा खिलाफी का, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निशा, बताना चाहूंगा देश भर में जो किसान है एक बार फिर से कहीं ना कहीं धरने की तैयारी में उतरने की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल अगर मैं बात करूं तो एक साल लगभग जो कृषि कानून के खिलाफ जो किसानों की जो लड़ाई थी, हाँ। उसमें सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा था एमएसपी की मांग को लेकर के। हालांकि जब सरकार ने जो कानून वापस लिया तो उस समय ये बात तय हुई कि जरूर जो एमएसपी है इस पर विचार करेंगे, लेकिन अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो अभी तक उस जो एमएसपी की गारंटी पर सरकार की तरफ से कोई भी रुख नहीं आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो किसान है उनके अंदर रोष देखने को मिल रहा है। और इसी का परिणाम है कि कहा जा सकता है कि कुछ इलाकों में जो किसान है वो धरने की तैयारी में उतर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बार फिर से जैसा कि पहले तमाम जो दिल्ली के जो बॉर्डर पर जो नजारा देखने को मिला था वो नजारा हो सकता है देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजीत, पिछली बार एक साल से भी ज्यादा समय तक किसान बॉर्डर्स पर इकट्ठा होकर वहीं पर बैठ गए थे धरने पर, और उसके बाद उन्हें हटाया गया था, बातचीत हुई थी। लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ वादा खिलाफी की जा रही है। अगर एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू होता है तो शायद इस बार किसान इतनी आसानी से ना माने। पिछली बार भी किसान आसानी से नहीं माने थे, एक साल से ज्यादा का वक्त लग गया था, किसान वहीं पर धरना देकर बैठे हुए थे। इस बार शायद और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाए। बिल्कुल नितिशा, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो सरकार ने जो साफ तौर पर कहा कि उनके जो तमाम मांगे उन पर आगे कहीं ना कहीं विचार हाँ। किया जाएगा। एक साल से लंबे का समय रहा जो प्रदर्शन रहा, उस बीच एक साल के दौरान कई बैठकों का दौर हुआ था सरकार और किसानों के बीच में, तब हाँ। जाकर के आखिरकार जो आंदोलन खत्म हुआ था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और अगर किसान एक बार फिर से अगर आते हैं धरने पर उतरते हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इस बार उनको मनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार उनकी लड़ाई वादा खिलाफी के खिलाफ होगी। हाँ। तो जाहिर तौर पर इस बार उनको मनाना कोई आसान नहीं होगा, और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है। जरूरी है कि सरकार वक्त रहते किसानों की ओर सोचे और किसानों की जो मांगे हैं उन पर विचार करे। जी नीतीश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजीत मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे किसान एक बार फिर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं। दरअसल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने बॉर्डर्स पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। पिछली बार एमएसपी को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन सरकार अपनी कही बात पर नहीं टिक रही है और इसीलिए एक बार फिर किसान आंदोलनरत होने को तैयार बैठे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।